हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के इस लेसन में आपका फिर से स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं शेक्सपियर की सोनेट 30 और जिसका दूसरा नाम है रिमेम्ब्रेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सोनेट 30 इज वन ऑफ द 154 सोनेट्स रिटन बाय द इंग्लिश पोइट एंड प्लेराइट विलियम शेक्सपियर। तो ये सोनेट 30 जो है 154 सोनेट्स में से एक है। आपको पता होगा शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, तो उनमें से 30वें नंबर की ये सोनेट है। इट वॉज पब्लिश्ड इन द क्वार्टो इन 1609। 1609 में, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारी सोनेट्स 1609 में पब्लिश हुई थी ये। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फेयर यूथ पोर्शन ऑफ द शेक्सपियर सोनेट। और ये जो सोनेट है शेक्सपियर के फेयर यूथ वाले पोर्शन में से है। इसका मतलब ये है कि वो सोनेट्स जो शेक्सपियर ने एक फेयर यूथ यानी एक आदमी के लिए लिखी है, उसका फ्रेंड है, वो मे भी उसका फ्रेंड है, ज़्यादातर यही मानना है। तो उस फ्रेंड के प्रति अपना अफेक्शन शो करने के लिए उसने ये 126 सोनेट्स लिखी थी, तो उस पोर्शन में आती हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछ लेते हैं कि शेक्सपियर की सोनेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको ये जरूर बताना होगा कि 126 सोनेट्स तक तो उसने फेयर यूथ के लिए लिखी हैं और बाकी जो बच्चे की सोनेट है वो उसने एक डार्क लेडी के लिए लिखी हैं। तो ये उस कैटेगरी में आती हैं जो सोनेट्स उसने फेयर यूथ के लिए लिखी हैं। सो ही राइट्स अबाउट हिज अफेक्शन फॉर एन अननोन यंग मैन। इट इज रिटन इन शेक्सपियरियन फॉर्म। तो ये शेक्सपियरियन फॉर्म है। सोनेट्स दो तरह की होती हैं, मिल्टोनिक और शेक्सपियरियन। इसको हम पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट भी बोल देते हैं। तो मिल्टोनिक सोनेट्स जो होती हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, 8 लाइनें पहली और बाद की 6 लाइनें, ऑक्टेव और सेस्टेट बोलते हैं उनको। शेक्सपियर की जो सोनेट्स होती हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। पहली 4 लाइनें एक क्वार्ट्रेन, दूसरी 4 लाइनें दूसरा क्वार्ट्रेन, तीसरी 4 लाइनें तीसरा क्वार्ट्रेन, और लास्ट में जो 2 लाइन बच गई वो कपलेट, यानी 3 क्वार्ट्रेन होते हैं और एक कपलेट होता है। और शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं और वो 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट में डिवाइड है। तो हो चुका है ये। इंट्रोडक्शन जारी है हमारा आगे। Within the sonnet, the narrator spends time remembering and reflecting on sad memories of a dear friend. तो इस पूरी सोनेट में नरेटर, लेखक जो है, वो अपना टाइम स्पेंड करता है किस पर? याद करते हुए, रिमेम्बर करते हुए और रिफ्लेक्ट करते हुए, सोचते हुए। किस पे? सैड मेमोरीज, जो पुरानी जो सैड मेमोरीज है, दुखी करने वाली जो यादें हैं उसके डियर फ्रेंड की, उस पे उसने अपना टाइम स्पेंड किया है। He grieves, वो दुख प्रकट करता है, ऑफ हिज शॉर्ट कमिंग एंड फेलियर्स, अपनी कमियों पर, अपनी असफलताओं पर, while also remembering happier memories, और बीच बीच में हैप्पी मेमोरीज भी याद कर लेता है, पर वो बहुत ही कम, वो लास्ट कपलेट में याद करता है। और इसमें लीगल मेटाफर्स यूज़ किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो सोनेट है जानी जाती है अपने लीगल मेटाफर्स के लिए। क्या है लीगल मेटाफर्स, आगे आएंगे सोनेट में जब हम पढ़ लेंगे। सोनेट टू डिस्क्राइब द सैडनेस दैट ही फील्स एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज लाइफ। तो सैडनेस को शो करने के लिए लीगल मेटाफर्स का यूज किया गया है। देन इन द फाइनल कपलेट, और फाइनल कपलेट में नरेटर चेंजेस हिज टोन। कपलेट में टोन जो होती है वो चेंज हो जाती है, सैडनेस से उसका मूड जो है हैप्पीनेस की ओर आ जाता है। एज इफ लॉसेस आर नाउ मेयरली गेन्स फॉर हिमसेल्फ। और जो पुराने लॉसेस जो होते हैं वो उसको गेन लगने लग जाते हैं, यानी कुछ प्राप्ति लॉसेस से भी उसको ऐसा लगता है कि हुई है। ओके, ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू लगभग सेम ही है। द पोइम ओपन्स अप विद द स्पीकर रिमेम्बरिंग हिज पास्ट लॉसेस। तो शुरुआत में ही सोनेट के वो पास्ट लॉसेस की बात करता है, पुराने जो उसके नुकसान हुए हैं उनकी बात करता है। फिर नरेटर ग्रीव करता है, दुख प्रकट करता है उसकी फेलियर्स और शॉर्ट कमिंग्स पर, while also focusing on the subject of lost friend and lost lovers। और जो उसके खोए हुए मित्र हैं, खोए हुए जो प्रेमी हैं, उन पर भी वो फोकस करता है। Within the words of sonnet, the narrator uses legal and financial languages। तो इस सोनेट में लीगल और फाइनेंशियल लैंग्वेज के काफ़ी शब्द यूज किए गए हैं, जैसे सेशंस, समन, डेटलेस एंड मैनी अदर। इट इज एज इफ द नरेटर इज टेकिंग मेटिकुलस अकाउंट ऑफ हिज ओन ग्रीफ। तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा ही मेटिकुलस अकाउंट दे रहा है हमें, बड़ा ही बारीकी से अपने जीवन का वर्णन हमें सुना रहा है। मेटिकुलस का मतलब होता है बड़े ही बारीक ढंग से, सूक्ष्म तरीके से, ध्यान से। एड एन अनहेल्दी डोज ऑफ गिल्ट टू द प्रोसीडिंग्स। और प्रोसीडिंग्स पर, इन प्रक्रियाओं पर अपनी जो गिल्ट की डोज है, यानी उसको खुद पर भी ब्लेम लगाता है कि वो खुद भी बड़ा दोषी है, उसको भी जोड़ देता है। अबाउट हाफ अवे थ्रू द सोनेट स्पीकर चेंजेस द टोन। और बाद में स्पीकर जो है वो इस पोइम की टोन को चेंज कर देता है और
लास्ट में अपने एक डियर फ्रेंड के बारे में सोच करके वो खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि सारी जो दुख है अपने मित्र को याद करके सारे दूर हो जाते हैं। रेस्टोरेशन एंड गेन प्रोड्यूसेस रेस्टोरेशन एंड गेन, तो बाद में वो रेस्टोरेशन, ऐसा लगता है कि सारे जो उसके हानियाँ हैं उसकी भरपाई हो गई है और कुछ प्राप्ति भी हुई है और लॉस नहीं हुआ। ओवरऑल ऑल द सोनेट स्टार्ट्स फ्रॉम ए फ्यूनरल ग्लूम थ्रू बैंक्रप्सी टू ए हैप्पी कंक्लूजन। तो स्टार्ट होती है जो सोनेट जो फ्यूनरल ग्लूम से होती है, यानी जो उसके खोए हुए दोस्त और मित्र हैं जो मर गए हैं उनके ऊपर वो अपना दुख प्रकट करता है। फिर बैंक्रप्सी की भी चर्चा करता है, यानी दिवालियेपन की भी, और बाद में कंक्लूजन जो है वो इसका हैप्पी होता है। ये ओवरव्यू आपके लिए इसलिए लिखा है ताकि एग्जाम में आपके काम आए। आप एग्जाम में इसको याद करके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, छोटा या बड़ा आए, तो ओवरव्यू आप लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो प्रभावी बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं अपने सोनेट की। सोनेट 30 पैराफ्रेज है आपके सामने। सबसे पहले तो ये मैंने सिंपल करके लिखा हुआ है, हर लाइन की इंग्लिश सिंपल करके लिखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये पहला क्वार्ट्रेन है इसका, पहला क्वार्ट्रेन यानी पहली 4 लाइनें हैं। तो ये 3 क्वार्ट्रेन होंगे इसके, तो ये हमारा पहला क्वार्ट्रेन है 4 लाइनों का। ओके, तो पहली लाइन आप देख लेते हैं, When to the sessions of sweet silent thought। ये पहली लाइन है और बहुत ही फेमस लाइन है इंग्लिश लिटरेचर में कि, और इसका मतलब आप देखते हैं, When to the sessions of sweet silent thought, कि ऐसे सेशन में, सेशन होता है समय का एक पार्ट, समय का एक भाग। तो ये कोर्ट इमेजरी है, ये देखिए लिखा हुआ है सेशन, यानी कोर्ट इमेजरी के रूप में यूज हुआ है। कोर्ट में ज़्यादातर ये वर्ड यूज होता है सेशन, कि कोर्ट का कौन सा सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट का भी सेशन चलते हैं, कोर्ट के भी सेशन चलते हैं, तो ये एक लीगल टर्म है। तो इसमें पोइट ने यूज़ किया है सेशन समय के, सत्र के लिए, कि ऐसा सेशन, समय का ऐसा भाग, ऐसा स्वीट साइलेंट थॉट का, यानी जब आदमी बड़ी आराम की मुद्रा में होता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं, स्वीट थॉट्स आते हैं, और साइलेंट होता है वातावरण सारा, यानी बड़ा ही अच्छा माहौल होता है। ऐसे माहौल में व्हेन, तब क्या होता है, आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, मैं पुरानी बातों को याद करता हूँ। पैराफ्रेज देखिए, आई थिंक ऑफ द पास्ट, लेकिन इसको बोलने का तरीका देखो क्या है। सीधा ये नहीं बोला कि मैं पुरानी बातें याद करता हूँ, उसने कहा है कि मैं समन करता हूँ। समन यानी बुलाता हूँ, जैसे जज बुलाता है ना किसी अपराधी को या गवाह को, तो समन कहते हैं उसको। जज कोर्ट ने समन किया है, बुलावा भेजा, ऑफिशियली बुलावा भेजा है, तो वो कहता है मैं भी बुलावा भेजता हूँ, समन करता हूँ एक जज की भांति। किसका बुलावा करता है? रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, पुरानी चीज़ों की यादों को, पुरानी जो बीत गई है बातें, उनकी यादों को मैं बुलाता हूँ। यानी जब बड़ा ही अच्छा माहौल होता है, स्वीट साइलेंट थॉट का माहौल होता है, सेशन होता है, उस समय मैं पुरानी यादों को हाजिर होने के लिए बोलता हूँ कि हाजिर हो मेरे सामने पुरानी यादें। और जो पुरानी बातें हाजिर होती हैं उसके सामने, तो वो क्या करता है, आई साई, फिर मैं दुख प्रकट करता हूँ, मैं रोता हूँ, आहें भरता हूँ। साई का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें लेना। जब हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तो हम साई करते हैं। किस पर? द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट, मैं दुख उस पे करता हूँ वो चीज़ें जो मैंने मांगी थी, कभी सॉट की थी यानी मांगी थी, लेकिन उनका लैक रह गया, यानी उनकी कमी रह गई, वो मुझे मिली नहीं, मैं उस पे फिर दुख प्रकट करता हूँ। कभी कभी हमारे साथ होता है ना ऐसा कि हम जब खाली बैठे होते हैं, एकांत में बैठे होते हैं, तो ऐसे ही हमारे दिमाग में पुरानी बातें आने लग जाती हैं और मन दुखी हो जाता है कि क्या क्या मैंने गलत किया, कैसे अपना टाइम वेस्ट किया, कितने नुकसान झेले, क्या चाहा था, क्या मिला। इस तरह की फीलिंग्स पोइट की है। आई साई द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट, सॉट सीक की सेकंड फॉर्म है। सिंपल इंग्लिश में, आई लैमेंट माई फेलियर टू अचीव ऑल दैट आई वांटेड, कि मैं अपनी असफलताओं पर लैमेंट करता हूँ, विलाप करता हूँ उन चीज़ों को पाने में, असफल होने में जो मैंने चाही थी, आई वांटेड। एंड विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, यही सेंटेंस चल रहा है कि एक तो मैं आहें भरता हूँ, आई साई करता हूँ, और क्या करता हूँ, विद ओल्ड वोज न्यू वेल, और वेल करता हूँ, ये वर्ब है यहाँ पे, साई वर्ब है, वेल वर्ब है। एक तो साई करता हूँ और एक वेल करता हूँ, विलाप करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, रोता हूँ। माई डियर टाइम्स वेस्ट, वो टाइम जो मैंने वेस्ट कर दिया, मेरा प्रिय समय जो था उसको मैंने वेस्ट कर दिया, उस पर रोता हूँ। विद ओल्ड वूज न्यू, पुरानी चिंताओं को नया करके,
यानी पुराने जो दुख थे उन सबको नया करके मैं अपने वेस्ट किए हुए टाइम पर वेल करता हूँ, मैं रोता हूँ। देखो हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, हमें भी जब पुरानी बातें याद आती हैं, पुराना टाइम हमने वेस्ट किया हो, हमने मौके गंवाए हों, तो उस पर हमें बड़ा दुख होता है, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो पोइट ने बड़ी ही सुंदर लैंग्वेज में, एक अलग ही भाषा में यूज़ किया है कि जब मैं अकेला होता हूँ, मैं यादों को बोलता हूँ कि मेरे सामने हाजिर हों, और जब यादें हाजिर होती हैं तो मैं रोता हूँ कि अरे मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या गलत काम किए हैं, क्या क्या चाहा था, क्या नहीं मिला। तो पुराने दुख हरे हो जाते हैं। ओल्ड वॉज न्यू, विद ओल्ड वॉज न्यूज़। पुराने दुखों को हरा करके मैं फिर अपने वेस्ट किए हुए टाइम पे रोता हूँ। ये पहला सेंटेंस है जिसमें सारी की सारी टोन सैडनेस की है, दुख ही दुख छाया हुआ है पुरानी बातों के लिए। राइम स्कीम देखते हैं, थॉट और शॉर्ट। थॉट को अगर हम ए नाम देते हैं साउंड को, तो शॉर्ट को भी फिर हम ए ही नाम देंगे क्योंकि बराबर है। और इसके बाद अगर ऐसी साउंड दोबारा आती है कविता में तो उसको भी ए ही बोलेंगे, लेकिन इसमें आएंगी नहीं। पास्ट और वेस्ट ये इक्वल सी साउंड है, अगर पास्ट को हम बी बोलेंगे तो ये भी बी होगी, तो राइम स्कीम उसकी हो जाती है ए बी सॉरी, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट क्वार्टरिन बोलेंगे, 4 लाइनों का अगला क्वार्टरिन है ये। देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, तब मैं ड्रोन करता हूँ आई को, यानी आई को डुबोता हूँ। ड्रोन का मतलब होता है डुबोना। अब आई को डुबोने का मतलब मैं रोता हूँ। कैन का मतलब है तो रो सकता हूँ, तब मैं रो सकता हूँ, अपनी आंख भिगो सकता हूँ। अनयूज्ड टू फ्लो, और जो मेरी आंख बहने की आदी नहीं है। अनयूज्ड का मतलब होता है आदी होना, आदी ना होना। यूज्ड होता है आदी होना, अनयूज्ड आदी ना होना। मैं उस आंख को ड्रोन कर सकता हूँ जो बहने की आदी नहीं है। अब आदी होता है इंसान, आदत किसको होती है? इंसान को होती है। ये आंख के लिए कह रहा है कि मेरी आंख को आदत नहीं है कि वो बहे। तो जब इंसान की क्वालिटी किसी चीज़ को दे दी जाती है तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर आंख को इंसान की आदत, इंसान की क्वालिटी दी है तो हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन किया है यहाँ आई का। ध्यान में रखना आपको, लिटरेरी डिवाइस इस लाइन में यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ आई। तो वो कहता है कि मैं रो सकता हूँ, हालांकि मेरी आंख को रोने की आदत नहीं है। फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, किसके लिए रो सकता हूँ? उन प्रेशियस फ्रेंड्स के लिए, उन बहुमूल्य अजीज मित्रों के लिए जो हिड हो गए हैं, जो छुप गए हैं डेथ की डेटलेस नाइट में, मौत की अनंत रात में, मौत की वो रात जिसकी कोई सुबह ही नहीं है। डेटलेस का मतलब वो समय जिसकी डेट ना हो, यानी जो चलता ही रहे, कभी खत्म ही ना हो। तो बड़ा ही अच्छा शब्द यूज किया है कवि ने, डेथ्स डेटलेस नाइट। एलिट्रेशन भी है, डी की साउंड यूज हुई है, डेथ डेटलेस। ये देखिए लिटरेरी डिवाइस लिखिए एलिट्रेशन, और मेटाफर यूज किया डेटलेस नाइट का। तो मेटाफर होता है वो रूपक कहते हैं हिंदी में, उदाहरण को बिना वर्ड ये यूज किए हुए, जैसे की तरह, इस तरह से एज और लाइक का यूज ना करके सीधा उसी को क्वालिटी दे दी जाती है उसकी किसी चीज़ को, तो वो मेटाफर होता है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो उस मृत्यु में चले गए हैं जो अनंत है, जैसे कि कोई रात हो जिसकी कोई सुबह ना हो, तो इसका यूज़ ना करके सीधा ये बोल दिया गया है कि डेथ की डेटलेस नाइट में चले गए हैं। देखिए कितना अच्छा यूज़ किया है। पोइट ये नहीं कहता कि मर गए हैं, पोइट कहता है कि वो तो छुप गए हैं, हिड हो गए हैं, मानने को तैयार नहीं है कि वो मर गए हैं। वो कहता है कि वो डेथ की कोई डेटलेस नाइट है, मृत्यु की एक ऐसी नाइट है जिसकी कभी सुबह नहीं होती, उसमें जाके छुप गए हैं, मरे नहीं हैं। तो बड़ा प्यार शो हो रहा है इसका मित्र के प्रति, अपने मित्रों के प्रति। डेथ की डेटलेस नाइट में जाके छुप गए हैं, उन प्रीशियस फ्रेंड्स के लिए वो रो सकता है। एंड वीप अफ्रेश, और पुनः रो सकता है, दोबारा रो सकता है। अफ्रेश का मतलब दोबारा। लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, उस वो पर, उस दुख पर जो बहुत पहले कैंसिल की जा चुकी है, रो रो करे। जैसे हम किसी चेक को कैंसिल करते हैं, अगर उसका भुगतान हो जाता है तो वो चेक कैंसिल हो जाता है। कोई खाता हमारा चल रहा हो जिसमें हमारे पर उधार बोल रहा होता है, हम वो पैसे चुकता कर देते हैं तो वो हमारा खाता कैंसिल हो जाता है। जहाँ पर कैंसल्ड वो बोला है कि दुख को कैंसिल किया कर दिया था मैंने रो रो के। तो किसी कोई दुख जब हमें होता है तो हम उस पर रोते हैं और तब तक रोते हैं कि जब तक हमारा मन नहीं हल्का हो जाता, तब तक कि वो कैंसिल नहीं हो जाता एक टर्म में। तो यहाँ पे कैंसल्ड वो भी एक मेटाफर का यूज़ किया हुआ है कि जिस तरह से हम
मनी को या अकाउंट को कैंसिल करते हैं, चेक को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल दुख के लिए यूज़ कर लिया गया सीधा ही, ये मेटाफर है। तो वो कहता है कि उस पर मैं दोबारा रोता हूँ, उस वो पे जो मैंने बहुत पहले कैंसिल कर दी थी रो रो के, यानी पुनः हरे हो जाते हैं सारे गम उसके। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस्ड साइट, और मोन करता हूँ, कराहता हूँ मैं, यानी रोता हूँ अगेन, किस पर रोता हूँ, मैनी ए वेनिस्ड साइट, बहुत सारे ऐसे दृश्य जो अब नष्ट हो गए हैं, ऐसी चीजें जो नष्ट हो गई हैं, उनके नुकसान पर रोता हूँ। एक्सपेंस का मतलब यहाँ नुकसान है, एक्सपेंस उसे खर्चा होता है, वेनिस्ड साइट बर्बाद हुई हुई चीज़ों के का जो खर्चा या बर्बाद हुई चीज़ों का जो नुकसान है, उस पर फिर मैं रोता हूँ, मौन करता हूँ। तो देखिए दूसरे क्वार्टर में भी दुख ही दुख छाया हुआ है, परंतु इसमें उसने मित्रों के प्रति अपना दुख प्रकट किया है कि मैं रो सकता हूँ अपने मित्रों के लिए, वो मित्र जो डेथ की डेटलेस नाइट में जाके कहीं छिप गए हैं, और दोबारा रोता हूँ, वीप अफ्रेश करता हूँ उस चिंताओं पर, उन दुखों को जिनको मैं रो रो के कैंसिल कर चुका था, और फिर मौन करता हूँ, कराहता हूँ वेनिस्ड साइट पर, उन चीज़ों पर जो नष्ट हो गई हैं, और उनके लॉस पर मैं रोता हूँ। तो बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं ये, आपको पूरी ज़िंदगी काम आएंगी जब तक लिटरेचर पढ़ोगे, बहुत ही फेमस लाइन्स है लिटरेचर की है। तो फ्लो और वो, ये देखिए ये साउंड सेम है, तो अगर फ्लो को हम सी बोलेंगे तो हम इसको भी सी बोल देंगे। नाइट और साइट बराबर है, तो इस नाइट को डी बोलेंगे तो इसको भी डी बोलेंगे, तो राइम स्कीम हो गई सी डी सी डी, पहले वाली की थी ए बी ए बी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वार्टरन पर। ओके, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगोन, अगला क्वार्टरन है, तीसरा क्वार्टरन, कि तब मैं ग्रीव कर सकता हूँ, रो सकता हूँ, फिर रोने की बात कर रहा है, और शब्द अलग है, ग्रीव है, मैं रो सकता हूँ ग्रीवेंसेस फॉरगोन पर, उन दुखों पर जो फॉरगोन यानी जा चुके हैं, बीत चुके हैं, दोबारा रोता हूँ, फिर मैं रो सकता हूँ। एंड हैविली, और भारी मन से, फ्रॉम वो टू वो, एक दुख से दूसरे दुख, वो टू वो का मतलब ये है, टेल ओवर, एक दुख से दूसरे दुख का वर्णन करते हुए, टेल ओवर रिपीट करता हूँ, द सैड अकाउंट ऑफ फोर बिमोन्ड मोन, उस सैड अकाउंट को, उस दुख रूपी खाते को, जैसे बैंक में पैसों का खाता होता है, इसका दुख का खाता है, इसने खाते का नाम दे दिया उस दुख को, उस खाते को जिसमें दुख ही दुख भरे पड़े हैं। और फोर बिमोन्ड मोन, फोर का मतलब पहले ही, बिमोन्ड का मतलब रोना, और मोन का मतलब दर्द, यानी उस खाते को जिसमें दुख ही दुख थे, लेकिन उस पर मैं दुख मना चुका हूं पहले, फोर बिमोन्ड है वो, फोर बिमोन्ड मोन, ये मोन है, दर्द है, ये उसकी विशेषता है कि वो फोर बिमोन्ड है, यानी उस पर दुख प्रकट कर किया जा चुका है। तो उस सैड अकाउंट को मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, और उस अकाउंट को मुझे दोबारा से पे करना पड़ता है जैसे कि मैंने कभी पे किया ही ना हो, यानी एक अकाउंट के रूप में वो बता रहा है, दुखों का वर्णन कर रहा है कि जैसे हमारा कोई अकाउंट चल रहा हो बैंक में, उधारी खाता चल रहा हो, और जब हम उस पैसे को चुकता कर देते हैं तो हमारा अकाउंट खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो वो कहता है कि मेरे दुखों के साथ भी ऐसा ही है, ये जो भूतकाल में मुझे दुख हुए थे, मैं उन पर रो रो के शोक मना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने दुख प्रकट कर लिया है, कैंसिल कर दिया था रो रो के, लेकिन अब मुझे दोबारा से पे करना पड़ रहा है। देखिए, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, और ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कभी उन पर दुख मनाया नहीं, उस पर से मुझे नए सिरे से दुख मनाना पड़ रहा है, यानी सारे जख्म हरे हो जाते हैं। जब अपने पुराने मित्रों की, अपने पुराने टाइम वेस्ट किए हुए की पुरानी घटनाओं को वो याद करता है, तो सब कुछ हरा हो जाता है। हमारे साथ भी होता होगा कभी न कभी ये। बट अब देखो चेंज आता है टोन में, ये बट लिखा है, परंतु अब इसकी जो मूड है इसका चेंज होता है। कैसे चेंज होता है देखते हैं। पर चेंज जो मूड होता है उसको हम लिटरेरी लैंग्वेज में बोलते हैं वोल्टा। बहुत सारी कविताओं में इस डिवाइस का यूज होता है। पहले पहले इंसान दुख ही दुख प्रकट करता है, उसकी टोन अलग होती है, बाद में उसकी टोन एकदम चेंज हो जाती है किसी वजह से। तो इस जो चेंज ऑफ टोन है इसको हम कहते हैं वोल्टा। यहाँ वोल्टा आकर होता है। बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, कि डियर फ्रेंड जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, बट इफ आई थिंक ऑफ यू वाइल आई एम इन द स्टेट ऑफ सैडनेस, ऑल लॉसेज आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड, तो सारे जो लॉसेज हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं, सारे लॉसेज की भरपाई हो जाती है। रिस्टोर भी एक लीगल टर्म है, फाइनेंशियल टर्म है, कि जब किसी घाटे की भरपाई होती है तो हम उसको फाइनेंशियल टर्म में रिस्टोर करना बोलते हैं। वो कहता है कि मेरे जो दुख है वो जो दुख है, मेरे जो हानियां हैं, उन सभी का रिस्टोरेशन हो जाता है जब तुम्हें याद कर लेता हूँ। एक खास फ्रेंड है उसका,
वही फेस यूथ जिसकी हम बात कर रहे थे। एंड सोरो एंड, और सारे सोरो एंड हो जाते हैं कि बाकी जो सारे दुख हैं, बाकी और लोग हैं जिनके ऊपर मैं दुख प्रकट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुम्हारी याद आने से मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम्हारी यादें इतनी अच्छी हैं, तुम्हारे साथ टाइम बिताया हुआ इतना अच्छा है कि उसको याद कर लेने मात्र से ही मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं। कि फ़कत एक तेरी याद ही काफ़ी है दुनिया के सारे रंजो गम भुलाने को। बस कुछ ऐसी सी फीलिंग है उसके मित्र के प्रति। ओके, तो ये थी हमारी सोनेट। इसमें अपने देखते हैं राइम स्कीम। तो ए बी सी डी हो गई थी, अब इसमें एक नई साउंड में मिलती है फोरगोन और मोन। तो हम इसको बोल देते हैं ई और ई, और ये ओवर और बिफोर ये बराबर सी साउंड है लगभग, तो इसको बोल देते हैं एफ। ओके, और ये जो लास्ट हमारा कपलेट है फ्रेंड एंड, ये नई टाइप की साउंड आई है, उसको हम जी का नाम दे देते हैं। तो ओवरऑल हमारी राइम स्कीम हो गई ए बी सी डी ई एफ और जी। इसका जिक्र आप जरूर करोगे क्रिटिकल एप्रिशिएशन जब भी लिखोगे, तो राइम स्कीम का जिक्र करोगे, स्ट्रक्चर का जिक्र करोगे, थीम का जिक्र करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, और स्टेंजा वाइज जो आपने सारी पोएम याद की है हर स्टेंजा का थोड़ा जिक्र जरूर दोगे। और लिटरेरी डिवाइसेस जो भी इसमें यूज हुई हैं, मेटाफर, एलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन एटसेट्रा, ये सारे आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन में लिखने होते हैं। तो ये अगली स्लाइड जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम है। ट्रेडिशनल पोएम वो भी शेक्सपियरन है, यानी इसमें 3 क्वार्टरन और एक कपलेट है। आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक पेंटामीटर का आगे थोड़ा बताता हूँ आपको मैं, वैसे एक वीडियो और है जो डिस्क्रिप्शन में डाला वो देख लीजिए। राइम स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मेटाफर, एक इंपॉर्टेंट मेटाफर है अकाउंट। कौन सा अकाउंट? दुखों का अकाउंट। दैट ही मस्ट न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, कि उसको दोबारा से पे करना होगा जैसे कि उसने कभी पहले पे किया ही नहीं हो। इन अदर वर्ड्स ही हैज ऑलरेडी ग्रेव्ड एंड येट ही फील्स एज ही मस्ट ग्रीव ऑल ओवर अगेन। ये वही बात है कि ऐसा लगता है कि उसने पहले कभी दुख प्रकट किया ही ना हो, उसको दोबारा से दुख प्रकट करना पड़ रहा है। ये थीम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्लाइड तैयार की है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैं समझा चुका हूँ आपको। रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट जो है ये इतना फेमस है ये फ्रेज कि माइकल प्रोस्ट एक राइटर है, उसने इस नाम से एक नॉवल भी लिखी है, और ये सेंट्रल थीम है इसकी। ये वही लाइनें हैं जो सोनेट में आई हुई हैं। तो इस तरह से ये जो थीम है ये आप नोट कर लीजिए, ये थीम ही चल रही है इस स्लाइड में भी। तो ये सारी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए ताकि आप इसको एग्ज़ाम में लिख पाएँ आराम से। सारी टर्म्स का जिक्र है इसमें, कैंसल्ड, वो टू वो, विच आई न्यू पे, और लॉसेज आर रिस्टोर्ड, ये फाइनेंशियल टर्म्स हैं सारी, ये बताई गई हैं। और ये कपलेट पर पहुंचते हैं तो हमें वोल्टा दिखाई देता है, ये सारी टोन जो है यहाँ चेंज हो जाती है, और मेटाफर और इसका सारे का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। फॉर्म आपको बता दी है मैंने। फॉर्म में इसके जो 3 क्वार्टरन हैं, 2 कपलेट हैं, टोटल 14 लाइन्स हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा। ये फॉर्म ही चल रही है तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना बताने का नहीं है, ये पढ़ने की और याद करने की चीज़ें हैं। ओके, मीटर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आयम्बिक पेंटामीटर होता है। आयम्बिक पेंटामीटर, ये एक लाइन दी हुई है सोनेट की, देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, ये आयम्बिक पेंटामीटर में है। आयम्बिक पेंटामीटर पे आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे इस लाइन को स्कैन किया गया है, 2-2 सिलेबल के जोड़े बनाए हुए हैं। जैसे देन कैन में 2 सिलेबल, आई ड्रोन में 2, इसमें 2 सिलेबल है, और 2 सिलेबल के जोड़े बनाए हुए, तो यहाँ पे 5 जोड़े बन गए हैं। ठीक है, 5 जोड़े बन गए तो इसलिए इसको पेंटामीटर बोलते हैं। इस एक जोड़े को 1 फुट बोलते हैं, इसमें 5 फुट हैं, तो 5 फुट की जो लाइन होती है उसको हम पेंटामीटर बोलते हैं। ओके, और आयाम्ब क्या होता है? ये आयाम्बिक पेंटामीटर है। तो आयाम्ब वो होता है जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। स्ट्रेस्ड का मतलब उस पर जोर देते हैं, पहले वाले पे जोर नहीं देते बोलते टाइम। जैसे देन कैन है तो बोलते वक्त इसमें ऐसे बोलेंगे देन कैन, देन थोड़ा सा कैन ज़्यादा बोलना है। इसी तरह से ड्रोन एंड आई यूज्ड फ्लो, इस तरह से आयाम होते हैं ये। तो डम 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 इस तरह का साउंड पैटर्न निकलता है। देन कैन आई ड्रोन एंड आई एम यूज्ड टू फ्लो, ये है आयम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियर ने ज़्यादातर सोनेट्स इसी में लिखे। जरूरी नहीं है कि हर लाइन में इसका स्ट्रिक्टली पालन हो, ज़्यादातर लाइनों में इसी तरह का पैटर्न होता है, तो फिर हम इसको आयम्बिक पेंटामीटर ही बोल देते हैं।
ये राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ओके, तो इसकी डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना होता है, आपको बोल के समझाना नहीं है, तो ये लिखा हुआ है आपके लिए मैटर। आप इसको नोट करके याद कर लेना और एग्जाम में इसको आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे हमारे टॉपिक क्लियर हो गए, राइम स्कीम, फॉर्म, स्ट्रक्चर, थीम, इंट्रोडक्शन और पैराफ्रेज। ये सारी चीज़ें आप याद कर लो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा सोनेट से, तो आप सारी चीज़ें बता सकते हो। लिटरेरी डिवाइसेस और हैं, वो थोड़ा यूज़ कर लेना, आप अलग से लिख लेना कि कहाँ पर्सोनिफिकेशन है, कहाँ मेटाफर है, कहाँ पर एलिट्रेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी सोनेट। अगर आपको पसंद आई हो तो लेसन लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड बाय।